आप सभी का इस प्रेस वार्ता में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चुनाव जैसा नज़दीक आ रहा है तो कांग्रेस को अपनी हार बहुत स्पष्टता के साथ दिख रही है। और मैं इसलिए कहता हूं कि आज तक का इतिहास देखिए, जब जब कांग्रेस को अपनी हार दिखती है तब तक कांग्रेसी और कांग्रेस के नेता ये मोदी जी को गाली देना शुरू करते हैं। जब कांग्रेस के नेताओं को ये ध्यान में आता है कि विकास के मोदी मॉडल की कोई काट नहीं है, उससे बड़ा मॉडल हम न दिखा सकते हैं न सोच सकते हैं, तब वो मोदी जी को गाली देना शुरू करते हैं। तो कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपनी जबान से मोदी जी के बारे में अपशब्द कहकर यह साबित कर दिया कि कांग्रेस हार मान चुकी है। विकास के मोदी मॉडल की कोई काट उनके पास नहीं है, नेता भी नहीं है, नीति भी नहीं है। इसलिए अब वो इस प्रकार की भाषा पर उतरी है। दोस्तों, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जिन्होंने प्रभु राम के अस्तित्व को नकारा और ये प्रश्न उपस्थित किया कि क्या सचमुच राम पैदा हुए थे, ऐसे लोग उनको रावण की उपमा दे रहे, जिन्होंने 700 साल का कलंक मिटाकर रामलला के मंदिर के निर्माण की शुरुआत की। मैं पूछना चाहता हूं, रावण के साथी कौन है? जो रामलला का अस्तित्व नकारते हैं वो रावण के साथी है, या 700 साल के कलंक को मिटाकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करने वाले मोदी जी, इनको रावण कहने की धृष्टता ये जिस प्रकार से कांग्रेस के अध्यक्ष ने की है, केवल हम नहीं, पूरा देश उनकी निंदा कर रहा है। और मैं दूसरा भी इतिहास आपके सामने रखना चाहता हूं। जब जब कांग्रेसियों ने, विपक्षी पार्टियों ने मोदी जी को गाली दी है, देश की और प्रदेश की जनता ने वोट के माध्यम से उन नेताओं को जवाब दिया है और पिछले बार से ज्यादा वोट देकर हम मोदी जी के साथ हैं, ऐसा कहकर, माफ कीजिएगा मैं शब्द इस्तेमाल करता हूं, करना नहीं चाहिए, फिर भी कभी कभी करना पड़ता है, ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखाई है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रावण कहने का दुस्साहस ये जिन्होंने किया है, गुजरात की जनता उनको माफ नहीं करेगी। गुजरात की जनता कांग्रेस के आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और आज तक का सबसे निचला परफॉर्मेंस ये कांग्रेस का इस चुनाव में होगा, ये मेरा विश्वास है। और साथ साथ मोदी जी की बात पर, मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास रखते हुए, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हुए कार्य पर विश्वास रखते हुए
एक अप्रत्याशित, एक अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड इस प्रकार का विजय ये भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। वैसे तो विपक्ष यानी कांग्रेस अपना अस्तित्व तलाश रहा है और जितने लोग हैं उतने गुट हैं, उतनी दिशाओं में वो जा रहे हैं और दिल्ली से आई हुई पार्टी ये तो साइबेरियन पंछियों जैसी है। जब साइबेरिया में बहुत सर्दी पड़ती है और वहां के पंछियों को खाने को नहीं मिलता तो वो उड़कर मुंबई और सूरत में आते हैं और 2 महीना यहां रहते हैं और 2 महीने बाद जब वहां की सर्दी खत्म हो जाती है तो उड़कर वापस चले जाते हैं। ऐसे दिल्ली के पंछी आए हैं, चुनाव के बाद वापस जाएंगे और न उनकी रेवड़ियों के पीछे कोई जाने वाला है, न उनकी खोखली बातों के पीछे कोई जाने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ड्रम बजाकर, बड़ी बड़ी बातें करके और फिर एक बार जीरो परफॉर्मेंस करके उनको वापस जाना पड़ेगा। गुजरात की जनता ने ये मन बना लिया है कि मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, प्रदेश की सरकार को पूरा समर्थन मिलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ने जो बात कही है, भव्य गुजरात, वैभवशाली गुजरात और अग्रसर गुजरात, आज उसको यथार्थ में लाने का काम बीजेपी ने पिछले 27 सालों में किया है। और विशेष रूप से 20 साल पहले जब मोदी जी ने गुजरात की बागडोर संभाली, उसके बाद गुजरात ने भव्य गुजरात भी देखा, वैभवशाली गुजरात भी देखा और अग्रसर गुजरात भी देखा और अब इसको और एम्प्लीफाई किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात ने अब यह तय किया है कि गुजरात में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तैयार करनी है और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात में तैयार हो रहा है। जिस प्रकार से मेट्रो का काम 2004 में संकल्पित हुआ, लेकिन काम शुरू होने के लिए मोदी जी लगे और आज मेट्रो का पूरा जाल चाहे अहमदाबाद हो, चाहे अलग अलग शहरों में हमको दिखाई पड़ता है। और इतना ही नहीं, तो पिछले 20 सालों में कृषि की आय, कृषि का जो जीएसडीपी है 9,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ तक ले जाने का काम ये प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है। चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, हर जगह विकास हुआ है और आज देश के अत्यंत विकसित इस प्रकार के राज्यों में गुजरात का शुमार होता है। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जिस प्रकार के कार्यक्रम रखे हैं और गरीबों के लिए भी, चाहे फिर वो आयुष्मान भारत में 10 लाख तक उसको ले जाने की बात हो या ओलंपिक में गुजरात के युवा
ये देश का नाम रोशन करे, इसके लिए बनाई गई योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या 20 लाख रोजगार का सृजन करने की बात हो, ये मोदी जी की पार्टी है जो कहती है उससे ज़्यादा करती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये 5 साल गुजरात को और तेजी से विकास की ओर ले जाएंगे और आम आदमी का सपना पूरा करने का काम फिर एक बार गुजरात में होगा। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को अपील करता हूं कि आपका बढ़ चढ़कर आशीर्वाद फिर एक बार मोदी जी को मिले, भूपेंद्र भाई को मिले, प्रदेश की सरकार को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले। प्रश्न हो तो एजुकेशन सर, चूंकि आपने अपनी बात की शुरुआत ही भाषा की मर्यादाओं के साथ की, मेरा सवाल सिर्फ बीजेपी या सिर्फ कांग्रेस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। ओवरऑल जो राजनीति हमने पिछले 1-2 महीने में देखी गुजरात के इर्द गिर्द और भाषा को की सहमता होने का, खासतौर पे प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे बड़ा झूठा या भी हाल ही में रावण जिसका आपने जिक्र किया, या फिर राहुल गांधी के लिए सद्दाम हुसैन वाला लोग, ये आपको लगता है कि एक सीरियस कंसर्न है भारत का जो भाषा की मर्यादा होगी राजनीति को लेकर? मेरा पहला सवाल। देखिए, पहली बात तो यह है कि भाषा की मर्यादा तो रहनी ही चाहिए, और नरेंद्र भाई मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। और देश के प्रधानमंत्री को जब हम गाली देते हैं तो देश को गाली देते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को भला बुरा कहने के बाद उसका देश की प्रतिमा पर असर होता है। और मोदी जी ने आज दुनिया में देश को एक नई ऊंचाई दिलाई है। देखिए, लगातार पिछले 8 सालों से दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर के रूप में मोदी जी उभरे, और उनको हमारे ही देश में इस प्रकार से अगर हम बात कहें तो बहुत गलत है। भाषा की मर्यादाएं रहनी चाहिए, सभी ने रखनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस जानबूझकर मोदी जी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। एक सवाल और है, क्योंकि आप गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे, आपने आलोक लेकर अलग बात विभागों की बात करी जो गुजरात मॉडल में आता है। एक और बात है, गुजरात की चुनाव से ठीक पहले जो उन्होंने अनाउंस किया है यूसीसी को लेकर, जो कमेटी का गठन की बात करी। आप महाराष्ट्र से आते हैं, आप महत्वपूर्ण विभाग आपके पास हैं, क्या उसी यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन हम महाराष्ट्र में होते हुए देखेंगे गुजरात की तर्ज पर, या एक कमेटी या फिर किसी भी स्वरूप में जल्द? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत हर राज्य को ये इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टिव हमारे संविधान ने दिया है। किन्हीं कारणों से हमारे देश में नहीं हो पाया। अभी गोवा में है, अब उत्तराखंड कर रहा है, हिमाचल करने वाला है, गुजरात करने वाला है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे सभी राज्यों को ये करना है, करना भी पड़ेगा। महाराष्ट्र भी उचित समय पर इसके बारे में सोचेगा। आज मैं उसके बारे में आधिकारिक घोषणा इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि इस प्रकार की कोई भी घोषणा करने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन मुझे यह लगता है कि संविधान ने हम पर यह जिम्मेदारी डाली है कि हम अपने राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं। सर, आप महाराष्ट्र में गवर्नमेंट में, अपोजिशन ने थोड़े दिन पहले आरोप लगाया था कि सभी जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो गुजरात में आ रहे हो और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में विकास थोड़ा कम हो रहा है, क्या? देखिए, ऐसा है कि कोई किसी का प्रोजेक्ट ले नहीं जाता। गुजरात की अपनी एक विशेषता है, वो प्रोजेक्ट गुजरात जाते हैं। महाराष्ट्र की अपनी विशेषता है, वो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आते हैं। तो जानबूझकर अपोजिशन इस प्रकार की बातें करता है, और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि प्रधानमंत्री जी कभी कोई भेदभाव नहीं करते, तो प्रधानमंत्री जी को भेदभावपूर्ण दिखाने के लिए इस प्रकार के आरोप किए जाते हैं। देवेंद्र जी, 27 साल से बीजेपी गुजरात में है,
आपको लगता है ये एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान बीजेपी को हो रहा है ये इलेक्शन में? देखिए, मैं कुछ दिनों से यहाँ घूम रहा हूँ और कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मैं गया, मुझे कहीं पर भी एंटी इनकम्बेंसी नज़र नहीं आई। यहाँ पर लोग ये मन बना चुके हैं। देखिए, ये एक प्रकार की प्रो इनकम्बेंसी है। लोग ये चाहते हैं कि फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आए। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। और आप देखिए, एंटी इनकम्बेंसी होगी तो सीटें कम होनी चाहिए, ये तो सारे रिकॉर्ड तोड़कर इस बार सीटें आई। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।